अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अवर चैनल इनसाइड इन्फिनिटी प्रेप। आज हम बायोलॉजी ग्रेड 11 का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ये सेल किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पर हम 5 बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1 कि कितने कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उसके बाद इसको फीचराइज किसने किया था, इसकी वैलिडेशन क्या है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नोट्स की तरफ। सो आज हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल के बारे में अपने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ सेल किसे कहते हैं। ठीक है, अब सेल की जो थ्योरी है वो किसने दी थी। ठीक है, सेल के बारे में किसने बताया था। तो जो सेल है उसके बारे में किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। सेल के बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था और उन सब के काम की बिना पर हमारे पास सेल थ्योरी बनी थी। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी चूँकि एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाई थी, इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए हम सबको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट हॉक वो पहले इंसान थे जिन्होंने सेल को नाम दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक का हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि वो कौन थे। ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। वो कौन थे, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये जो थी एग्जामिनेशन थी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल के बारे में, उन्होंने कब किया था 1665 में। ठीक है, पहले इंसान थे रॉबर्ट हुक, वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1665 में सेल के बारे में कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या एग्जामिन किया था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। उन्होंने एक बार का पीस लिया था जिसको हम कॉक कहते हैं। ठीक है, उन्होंने उससे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने क्या स्टडी किया था कि जो कॉक है वो मिलकर बना हुआ है एक हनीकॉम्ब कहते हैं शहद के छत्ते को। शहद के छत्ते जैसा है जिसके अंदर खाली जगह है जिसको एक वॉल ने कवर किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था और उन्होंने समझा कि ये सेल है। ठीक है, उन्होंने दरख्त की छाल को स्टडी किया था और उन्होंने समझा कि ये जो है ये सेल है, इसलिए उन्होंने उसे सेल का नाम दे दिया। अब उन्होंने इसको सेल का नाम दिया था। उन्होंने एक कोक को सेल का नाम दे दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक सेल है। उन्होंने इसको सेल का नाम क्यों दिया, उनको ये लगा कि ये जो हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब कहते हैं शहद के छत्ते को। जो शहद का छत्ता होता है उसमें हमने देखा होगा कि छोटे से बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, उन्होंने भी इसी तरह देखा था तो उनके जहन में उस वक्त ख्याल आया था कि ये एक बहुत बड़ा बंगला है जिसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा घर जिसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, इसलिए उन्होंने उसको छोटे कमरे का नाम सेल दिया था। ठीक है, उन्होंने छोटे कमरे थे उनको सेल का नाम दिया था। ठीक है, और इसका रिजल्ट हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हुक ने जो देखा था, हमें आज पता है जो हुक ने देखा था वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक छाल थी। ठीक है, उसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया था, हालांकि आज हमें पता है कि उन्होंने जो देखा था वो सेल नहीं था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने जो एग्जामिन किया था वो तो गलत था, मगर उन्होंने जो नाम दिया हम उस नाम को लेकर आगे चलेंगे। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल की थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया था, उनका नाम था स्लाइडन। स्लाइडन का इंट्रोडक्शन हम कैसे करवाएंगे, वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट किसी कहते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, वो शख्स जो प्लांट्स के बारे में पढ़ता है। ठीक है, बोटेनिस्ट कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को, और जो प्लांट्स को स्टडी करता है वो बोटेनिस्ट कहलाता है। तो जो स्लाइडन थे वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, यानी वो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे। उन्होंने जो सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन किया था वो 1938 में किया था। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, उन्होंने काफ़ी सारे, आप प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने हर प्लांट के सेल को स्टडी किया था। कई सारे प्लांट्स थे, उनके सेल्स को उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने इस स्टडी से ये कंक्लूड किया था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो टिश्यूज़ हैं उनमें सेल मौजूद है, चाहे वो कोई भी स्पीशी का प्लांट है। ठीक है, उनके हर प्लांट के टिश्यू के अंदर सेल मौजूद, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, वो सिर्फ प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर सेल मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चौहान कौन थे, वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जूलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो जूलॉजी को स्टडी करता है। जूलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो चौहान थे वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, यानी वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते थे, एनिमल की स्पीशीज़ के बारे में, उनके डिजीज़ के बारे में। ठीक है, उनके बारे में स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो सेल थ्योरी थी उसमें कंट्रीब्यूट किया था 1938 में। ठीक है, और उन्होंने ये एग्जामिन किया था कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल मौजूद है। उन्होंने जो चौहान थे उन्होंने कहा था एनिमल्स के अंदर सेल मौजूद है, स्लाइडन ने कहा था प्लांट्स में सेल मौजूद है।
और इन्होंने कहा था कि एनिमल्स में सेल मौजूद है। मगर इन्होंने साथ एक और बात भी कही कि जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो नहीं है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट्स में तो सेल वॉल होती है। इन्होंने कहा था कि एनिमल्स के जो सेल हैं उनमें सेल वॉल की जगह एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल की जगह एक मेम्ब्रेन है। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल की जो सेल वॉल है वो बिल्कुल एक जैसी है, उनका इनर स्ट्रक्चर, इनर कॉम्पोजिशन सब कुछ एक जैसा है सिवाय उस सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है, अंदर जो कुछ भी होता है सेल के अंदर वो दोनों का सेम है। चौहान ने ये बात कही थी। और फिर जो कि स्लाइडन ने 1938 में दिया था और चौहान ने भी 1938 में दिया था, इसलिए इन दोनों ने फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को। उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, किसने, स्लाइडन ने और चौहान ने, क्योंकि दोनों ने 1938 में दिया था तो उन दोनों ने अपनी फाइंडिंग्स को शेयर किया, ठीक है। स्लाइडन ने चौहान को बताया कि मैंने ये फाइंड किया और चौहान ने स्लाइडन को बताया कि मेरी ये एग्जामिनेशन है। उन दोनों ने अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर किया, अपने व्यूज़ को कंबाइन किया और रिजल्ट में उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। अपनी दोनों की जो उन्होंने एग्जामिन किया था, जो ऑब्जर्व किया था, उन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रुडोल्फ फेर्को। इन्होंने, ये एक साइंटिस्ट, ठीक है, इनका नाम हम ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं मगर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। इन्होंने 1885 में चौहान की सेल थ्योरी को फॉर्मुलेशन से पहले इन्होंने एग्जामिन किया था सेल थ्योरी को। उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी सेल्स बनते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। एक सेल है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, वो डिवाइड होके फर्दर 2 सेल बनाता है, ये बात की थी रुडोल्फ ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे 1885 में, इन्होंने ये बात कही थी कि जो सेल होता है, जो नया सेल है वो पुराने सेल से डिवाइड होकर बनता है, ठीक है। एक सेल डिवाइड होता है, वो आगे 2 सेल बनाता है, इस तरह नए सेल बनते हैं। सेलुलर डिवीजन के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जितने भी साइंटिस्ट, मैंने 4 साइंटिस्ट के नाम लिए, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट में हमारे पास जो है सेल थ्योरी बनी थी। और आज बायोलॉजी में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है वो भी सेल थ्योरी है। नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के क्या प्रिंसिपल है? सेल थ्योरी के बेसिक 3 प्रिंसिपल हैं जो इन तमाम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। जो पहला थ्योरी का प्रिंसिपल है वो ये है कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है, किसका, स्ट्रक्चर का और फंक्शन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेल क्या है। ये सेल की बेसिक डेफिनेशन है कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल यूनिट है जो उनके स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है और उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी बात को उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। जो स्लाइडन था उन्होंने कहा था कि प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, चौहान ने कहा था कि एनिमल सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। और सेल थ्योरी का जो प्रिंसिपल है उसमें ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं, मगर वो सब के सब सेल से ही मिलकर बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि जितने भी सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टेंस सेल की डिवीजन से बनते हैं। एक सेल पहले से मौजूद था, उसमें डिवीजन हुई, सेलुलर डिवीजन हुई और उसके रिजल्ट में नया सेल बनेगा, ठीक है। ये हमारे सेल थ्योरी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। पहला ये कि सेल फंडामेंटल यूनिट है, दूसरा ये कि सब ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद होते हैं, तीसरा ये कि सेल्स में सेलुलर डिवीजन होती है। इनका मतलब वो पॉइंट जिसकी वजह से हम सेल थ्योरी को मानते हैं। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि पहले हम हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, अगर वो प्रूवन हो जाए, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो तो वो थ्योरी बन जाती है, और अगर उन एक्सेप्शंस को भी क्लियर कर दिया जाए तब वो प्रिंसिपल बनता है। तो अगर सेल थ्योरी में भी बहुत सारी एक्सेप्शन थी जिनको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए जो सेल थ्योरी है उसकी हम वैलिडेशंस को भी पढ़ते हैं कि आया हम सेल थ्योरी को मानते क्यों हैं, क्योंकि एक्सेप्शन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो आया ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम सेल थ्योरी को मानते हैं और उसे पढ़ते भी हैं। सो हमारे पास सेल थ्योरी को मानने के हमारे पास 3 एविडेंसेस है। नंबर 1 एविडेंस है कि अगर हम सेल को टिश्यू से रिमूव करके कहीं रख दें तो वह इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। बेशक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करेगा मगर वो सर्वाइव करेगा। हमने पढ़ा था कि सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सेल्स कंबाइन होंगे ढेर सारे और वो क्या बनाएंगे, टिश्यू। अगर इस टिश्यू में से हम एक सेल को बाहर निकाल कर रख देंगे तो वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये रीज़न है कि हम सेल थ्योरी को मानते हैं, क्योंकि सेल
सरवाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एविडेंस है वो ये है कि सेल से ज़्यादा छोटी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सके। ठीक है, सेल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे छोटे, सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट थिंग है जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकती है। ठीक है, इस सेकंड वजह है जिसलिए हम सेल थ्योरी को मानते हैं कि सेल जो है स्मॉलेस्ट है इस दुनिया में जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है। ठीक है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने फंक्शंस को खुद परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अपने सारे काम वो खुद कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है experimental work has proven that cell cannot grow in sealed and sterile condition। एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया था, किसने किया था? फ्रांसिस्को रेडी और यूएस पेस्टर ने किया था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसके रिजल्ट में इन्होंने बताया था कि जो सेल है उसको हम किसी क्लोज इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते, किसी बंद जगह पर उसको सर्वाइव करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो किसी भी सील्ड और स्टेरिल कंडीशन में ग्रो ही नहीं कर सकता। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमें ये पता लगा था कि जो सेल है उसको ग्रो करने के लिए एक सील जगह नहीं चाहिए, उसको ओपन इन्वायरमेंट चाहिए अपने ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। तो ये तीन ऐसे एविडेंसेस थे जिनकी वजह से हम सेल थ्योरी को वैलिड मानते हैं और उसको स्टडी भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सेल थ्योरी सेल प्रिंसिपल नहीं बनता। ठीक है, ये सेल थ्योरी है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनकी बिना पर सेल थ्योरी जो है वो सेल प्रिंसिपल में कन्वर्ट नहीं होती है। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो ये है कि जो वायरसेस हैं वो सेल में नहीं आते। हमने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनी है, वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वायरस में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिनकी वजह से ये सेल थ्योरी में एक्सेप्शन का कॉज है। सबसे पहली क्वालिटी ये ए सेलुलर है। ठीक है, इसमें सेल नहीं होता, ये ए सेलुलर है। सेकेंड, इसमें नो सेल मशीनरी, इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइली नहीं होती है। सेल के अंदर जितनी भी मशीनरी से मुराद ऑर्गेनाइलीज है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, सब वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वायरस के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सेल की मशीनरी नहीं होती है। और थर्ड जो पॉइंट ये है कि ये जिंदा भी माना जाता है और मुर्दा भी। अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाए तो ये जिंदा हो जाता है, अगर ये होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाए तो ये मुर्दे के एज अ डेड के तौर पर बिहेव करता है। इसीलिए जो वायरस है वो एक एक्सेप्शनल केस है सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो सेल है या तो वो मर जाता है या जिंदा रहता है, मगर जो वायरसेस हैं वो अलाइव और डेड दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है, जो सेल होते हैं वो सेलुलर होते हैं, जबकि वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर हैं। सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं वो मौजूद होती हैं, मगर जो वायरसेस हैं उनके अंदर सेल मशीनरी होती ही नहीं है। सेकेंड एक्सेप्शन जो हमारे पास है वो ये है वायराइड और पायरोन्स। ये दोनों भी वायरसेस की तरह ही बिहेव करते हैं, इनके अंदर भी सेल मशीनरी नहीं होती, ये भी होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो जिंदा रहते हैं, नहीं तो डेड के तौर पर बिहेव करते हैं। और वायराइड और पायरोन्स भी जो होते हैं वो इस सेलुलर होते हैं। थर्ड एक्सेप्शन है हमारे पास आरबीसी की और साइब ट्यूब सेल्स की। इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता। सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइज होती हैं उसके दरमियान में हमारे पास हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म वो होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। मगर जो आरबीसीज हैं और साइब ट्यूब सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई ही नहीं होता। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे ही, जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े होते हैं। जो डीएनए होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। और सेकंड पॉइंट ये कि जो आरबीसीज हैं और साइब ट्यूब सेल्स हैं उनके अंदर सेलुलर डिवीजन नहीं होती। हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट थे उन्होंने ये बताया था कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं बाय सेलुलर डिवीजन। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मगर जो आरबीसीज हैं और साइब ट्यूब सेल्स हैं उनके अंदर सेलुलर डिवीजन नहीं होती, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है। इनके अंदर भी सेलुलर फीचर्स नहीं होते। सबसे पहला फीचर ये कि इनके अंदर ऑरिजिनेटेड न्यूक्लियस नहीं होता। इनके अंदर न्यूक्लियाई तो होता है मगर उस न्यूक्लियाई की जो कॉम्पोजिशन होती है वो पूरी नहीं होती है। न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो ओरिजिनेटेड नहीं होता बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जबकि जितने भी सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली ओरिजिनेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डीएनए। जो डीएनए है जो साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर जो डीएनए होता है वो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, मगर जब इसके अंदर ऑरिजिनेटेड न्यूक्लियस ही नहीं है तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही पड़ा होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़े होते हैं, किसी कॉम्पोजिशन में किसी न्यूक्लियस के अंदर वो पैक नहीं होते बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, हालांकि सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर पैक हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लिक एसिड की
के साथ लिंक्ड होते हैं, जो कि सेल में लाजमी मौजूद होते हैं। सेल के अंदर ये जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, मगर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये नहीं पाए जाते। अब ये तीनों एक्सेप्शनल केसेस हैं कि तीनों चीज़ें सेल के अंदर नहीं होती हैं। सेल के अंदर जो डीएनए, क्रोमोसोम, हेरिडिटी मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पर तो न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं। यहाँ पर जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, वो ओरिजिनेटेड होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस ओरिजिनेटेड ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो सेल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, ये सेल थ्योरी को वैलिड नहीं होने देता, ठीक है, उसको प्रिंसिपल बनने में रुकावट बना हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आते हैं साइनोसाइटिक, हाइपी और एल्जिया विचोरिया। ये दोनों जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, ठीक है, मगर इन दोनों के अंदर मसला क्या है कि इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस होता है। हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, मगर ये जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस मल्टीपल होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए ये भी सेल के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। हमने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मगर इनके अंदर सेल वाले फीचर्स ही नहीं है, ठीक है, इसलिए एक्सेप्शनल केसेस हैं। और सिक्स जो एक्सेप्शन है हमारे पास वो है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो हैं वो ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेलुलर फीचर्स नहीं होते। और सेकेंड, उसके अंदर सेलुलर डिवीजन नहीं होती। सेलुलर डिवीजन से मुराद ये कि प्रोटोजोन्स में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर नए सेल नहीं बनाते। हालांकि सेल थ्योरी में रॉबर्ट ने हमें बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं प्री एग्जिस्टिंग और न्यू सेल्स बनते हैं, हालांकि प्रोटोजोन्स में ये बात नहीं होती। इसीलिए जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े इन तीनों में सेल वाले फीचर्स मौजूद ही नहीं है, ठीक है। जो सेल थ्योरी में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े उनमें से प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल किसी न किसी में मौजूद नहीं है, इसलिए ये कुछ एक्सेप्शंस है, मगर इन सब एक्सेप्शंस के बावजूद हम सेल थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये साइंस की बायोलॉजी की एक फंडामेंटल स्टडी है जिसको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्टडीज़ हो रही हैं। सेल बेसिकली एक थ्योरी है, ठीक है। एटम जो है उसको किसी ने नहीं देखा है, एटॉमिक भी एक थ्योरी है मगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इस तरह जो सेल है वो एक थ्योरी है, वो प्रिंसिपल नहीं बना, उसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं मगर फिर भी हम उसे पढ़ते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।